जैसा आपको पता ही है कि बूढ़ी काकी कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में ज़्यादा पिछली बार हमने काफ़ी बात की थी उनके बारे में कि 1880 में बनारस के नवी गांव में जन्म हुआ था। धनपत राय नाम था उनका। बचपन जो है बड़ा उनका गरीबी में बीता। उन्होंने ग्रेजुएशन की और शिक्षा विभाग में जुड़ गए, फिर आज़ादी के मूवमेंट में भी जुड़ गए। उनको उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट के तौर पे भी माना जाता है। सबसे बड़े हिंदी साहित्य के और उर्दू के बड़े लेखकों में एक हैं। तो आज हम जो कहानी आपके सामने उनकी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमने पिछली बार ये भी बात की थी कि जो लोग नहीं थे उनके लिए कि प्रेमचंद हमेशा उनकी आवाज बने जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। जैसे पिछली बार हीरा मोती तो दो बैलों की कहानी थी, दो बैलों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कही गई थी। हमने ये भी जिक्र किया था कि कुत्ते की कहानी भी बोली है उन्होंने पहले, जानवरों की कहानियां बोली है। इसके अलावा बूढ़ी काकी एक असहाय वृद्ध औरत है, बूढ़ी औरत है जिसको जो बहुत बेबस है, लाचार है, बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती, और उसकी हमारे समाज में क्या दुर्दशा होती है, उस सब पे इस कहानी का पूरा केंद्र है। और खास तौर से जब जायदाद मिल जाती है काकी की, तो उसके बाद लोगों के रंग बदल जाते हैं, जो इस कहानी में भी सुनेंगे। उससे पहले हम छोटा सा एक हमारी टीम के दोस्त हमारे लोकेश ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है वृद्ध लोगों की स्थिति पे। तो पहले वो एक छोटी सी 2 मिनट की पिक्चर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। भारत, भगवान राम और श्रवण कुमार जैसे आज्ञाकारी पुत्रों की जन्मभूमि। हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं कि कैसे श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें पालकी में बिठा कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकल पड़े थे। और आज भारत की पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ है, जिनमें से 8 से 9% पॉपुलेशन वाले लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, उनमें वृद्ध पुरुष और महिलाएं हैं। और ये आंकड़ा 2050 में बढ़कर 20% तक पहुंच जाएगा। बेंगलुरु में आज तकरीबन 25,000 लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और उनमें से 7,500 महिलाएं हैं। ऐसी ही एक कहानी है बेंगलुरु की एक वृद्ध महिला की, जिसके बेटे का निधन आज से 2 साल पहले हो गया। उसके बाद वो अपनी बहू के साथ रहने लगी, और कुछ समय बाद, तकरीबन 5 महीने के बाद, उनकी बहू ने उनको घर से निकाल दिया, ये कहकर कि मुझे अपने माता पिता के पास जाकर रहना है। भारत में आज तकरीबन 18 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। एज वेल फाउंडेशन के अनुसार भारत में आज 65% वृद्ध लोग ऐसे हैं जिनके पास ना पैसा है और ना ही कमाने का कोई साधन है। लेकिन बचे हुए 35% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उनके पास सपोर्टिव चिल्ड्रंस हैं। लोकेश की इस फिल्म के बाद अभी छोटा सा उन्होंने जो पिक्चर स्टोरी बनाई, उसके बाद हम देखते हैं कहानी बूढ़ी काकी। और बूढ़ी काकी में जो हमने फोटोग्राफ इस्तेमाल किए हैं वो हमारे पुराने नाटक बूढ़ी काकी से ही हैं। साथ में हम इसलिए वीडियो नहीं चला पाए क्योंकि वीडियो में दिक्कतें आ रही हैं लगातार, तो हमने इसको दोबारा से इसको किया। वीणा ने इसको स्टोरी टेलिंग को किया है और तुषार ने इसको वीडियो में कन्वर्ट किया। आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी।
प्ले कर दो। जी जी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के अलावा और कोई इच्छा शेष ना थी और ना ही अपने दुखों को आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, पैर सभी जवाब दे चुके थे। वो पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले हर बात उनकी इच्छा के उलट ही करते थे। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु लाई गई हो और उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना कोई साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे लंबा समय बीत चुका था। बेटे जवान होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे बुद्धिराम के अलावा उनका कोई ना था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। संपत्ति नाम लिखवाते समय तो बुद्धिराम ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वह सब वादे झूठे थे। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी। तब भी बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी कठिनाई से नसीब होता था। अब इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध है या फिर उनकी अर्धांगनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, परंतु तभी तक जब तक उनकी दौलत पर कोई आंच ना आए। रूपा स्वभाव से तेज थी पर ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी को रूपा का तेज होना उतना ना खलता था जितना बुद्धिराम का भला बने रहना। पूरे परिवार में अगर काकी से किसी को लगाव था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई काकी के पास बैठकर खाया करती। रात का समय था और बुद्धिराम के घर पर शहनाइयां बज रही थी। बेटे का तिलक मुबारक हो बुद्धिराम। आइए आइए सरपंच जी आइए। बुद्धिराम जी, बुद्धिराम जी, वो हरि बाबू आए। हरि बाबू जी, हरि बाबू कहाँ है? हेलो बुद्धिराम, नाइस टू मीट यू। गुड अरेंजमेंट एंड नाइस डेकोरेशन। जी जी। सरपंच आपस में बात करते हुए, अरे देखो ये अपना हरिया है। हरिया शहर जाके तो बिल्कुल जेंटलमैन बन गया है। हाँ हाँ, देखो कैसे चटर पटर अंग्रेजी बोल रहा है। अरे अंग्रेजी तो ऐसे बोलता है जैसे पतंगे उड़ा रहा हो, पतंगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार के भांति बैठी हुई है। हाँ, यह मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। यह विचार कर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो ना सके। कैसी सुगंधित है, कितने सुगंधित है। पर अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं। अब ऐसा भाग्य कहाँ जो भरपेट पूड़ियां खाने को मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। काकी के विचारों में पूड़ियां नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली होंगी। कचौड़ियों में तो अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के पास ही बैठूं। रूपा को उस समय बहुत सारा काम था। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में जाती, कभी भंडार में जाती तो कभी कढ़ा के पास जाती। तभी किसी ने आके कहा, चाची चाची महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। लाती हूँ। अरे रूपा, द्वार पे भाट आया है, उसे भी कुछ दे दे। देती हूँ। अरे भोजन बनने में विलंब ही कितना है, कोई ढोल मंजीरे तो उतार दो ही तो हाथ है। करती हूँ। वह अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। इस भय से कि पड़ोसन देखेंगी तो क्या कहेंगी, इतने में ही उबल पड़ी। प्यास के मारे स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना भी अवकाश ना था कि थोड़ी देर रुककर पानी पी ले या पंखे से झल ले।
इसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो उसका क्रोध न रुक सका और वह जल गई। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने भोजन नहीं किया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आके छाती पे सवर हो गई। अरे जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में जाके मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो यहाँ वहाँ मुंह गाए फिरती है। अरे डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाक कटवाने पे लगी हो, नाम डुबो के ही दम लोगी। अब भला चाहती हो ना तो जाके कोठरी में बैठो, जब मेहमान लोग खा लेंगे तब तुम्हें भी मिल जाएगा। अब तुम कोई देवी तो हो नहीं कि किसी के मुंह में पानी जाए ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। आइए सरपंच जी, भोजन तैयार है। अरे वाह बुद्धिराम, भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ, चटनी का तो जवाब ही नहीं, मन तो कर रहा है पांचों की पांचों उंगलियां खा जाऊं। अजी चटनी छोड़िए, पूड़ियां देखिए, पूड़ियां तो बिल्कुल शुद्ध देसी घी में बनी है। अरे बुद्धिराम, थोड़ा भोजन घर के लिए भी बंधवा देना। जी सरपंच जी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध ना था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। एक एक पल उन्हें एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, अब भोजन तैयार हो गया होगा, अब तो लोग खाने ही बैठ गए होंगे। नहीं, अभी तो गीत गाए जा रहे हैं। ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे। किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए हैं। रूपा भी चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलावे। सोचती हो आप ही आवेंगी, कोई मेहमान थोड़ी हो जो बुलाऊं। मैंने भी मनी मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही से शक्कर, कितना मजेदार मालूम होगा। कचौड़ियों में तो अजवाइन की महक आ रही होगी। चाहे कोई भला माने या बुरा, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, मांग मांग कर। यही कहेंगे ना लोग कि इस बुढ़िया को जरा भी लिहाज नहीं। कहते हैं तो कहे, इतने दिनों बाद पूड़ियां मिलेंगी, मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भोजन कर ही रही होती है कि काकी रेंगते हुए उनके बीच आ पहुंचती है। होशी, अरे कौन है ये बुढ़िया, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना ले। बुद्धिराम काकी पर क्रोधित होते हुए, काकी तेरे को किसने बोला था यहाँ आने के लिए, मेरी नाक कटवाने क्यों आई है तो यहाँ पे। अरे कोई लेके जाओ इन्हें। रूपा काकी पर चिल्लाते हुए, चलो यहाँ से, और भला चाहती हो ना तो यही कोठरी में बैठी रहो। अच्छा बुद्धिराम, अब हम चलते हैं, सब अच्छे से हो गया, और हाँ खाना बड़ा स्वादिष्ट था। धन्यवाद सरपंच जी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की तो उसमें गंध तक ना थी। उसके माता पिता ने जब दोनों बार काकी को निर्दयता से घसीटा तो बेचारी अपना दिल ऐंठ कर रह गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, नौकर चाकर तो भी सभी ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। मेरे दोनों माता पिता बूढ़ी काकी को उनकी निर्दयता के लिए उनको दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर किसी को दया नहीं आई, केवल मैं ही अकेली उनके लिए कुटती रही। क्या हम काकी को बहुत सी पूड़ियां नहीं दे सकते? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिए तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी को धैर्य देना चाहती थी,
परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में उदास बैठी थी। सब लोग खा पी कर सो गए और उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि दधक रही है, किसी ने मेरी सुधि न ली। मेरा पेट काटने से क्या इन लोगों को धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती, न जाने बुढ़िया कब मर जावे, इसका जी क्यों दिखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ कि और कुछ, उस पर भी ये हाल है। मैं ठहरी अंधी अपाहिज, ना कुछ सुनूं ना कुछ बूझूं। यदि आंगन में चली भी गई तो बुद्धि राम से इतना ना कहते बना कि काकी अभी मेहमान लोग खा रहे हैं, बाद में आना। मुझे घसीटा फटका, उन्हीं बूढ़ियों के लिए इतनी दुर्गति की। उन्हीं बूढ़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी। इतना करने पर भी उसका पत्थर सा कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मुझे पूछा तक नहीं। अरे जब तभी ना दी तो अब क्या देगी? रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने अपनी गुड़ियों की पिटारी अपने सामने रखी और जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और विचारने लगी। काकी, काकी उठो, काकी। कौन है? लाडली है क्या? हाँ काकी, लो मैं आपके लिए पूड़ियां लाई हूँ, खा लो। क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं काकी, मेरे हिस्से की है, आप खा लो। काकी पेट भर गया? नहीं बेटा, अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। अच्छा तो तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ कहो काकी। मुझे वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। पर काकी आप वहां जाना क्यों चाहती हो? तुम लेकर तो चलो। अरे आधा खाना तो यही छोड़ दिया। पूड़ियां कितनी नरम है, रायता कितना मजेदार, तरकारी कितनी स्वादिष्ट, कचौड़ी कितनी सलोनी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। लाडली को अपने पास ना पाकर वह चौंकी, इधर उधर देखने लगी, कहीं वह नीचे तो नहीं गिर गई। लाडली को अपने पास ना पाकर जब वह खड़ी हुई तो क्या देखती है कि लाडली तो चुपचाप झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और काकी काकी झूठे पत्तलों में से पूड़ियों के कुछ टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उसका हृदय सन रह गया। पूड़ी के कुछ टुकड़ों के लिए एक बुजुर्ग औरत दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे शोक में दृश्य असंभव था। ये वह दृश्य था जिसे देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो और इस संसार पर कोई आपत्ति आने वाली हो। रूपा को क्रोध ना था, शोक के सम्मुख क्रोध कहां। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाते हुए कहा, हे परमात्मा, मुझे क्षमा कर दो। इस अपराध का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है उसकी यह दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, उनके इशारों पर नाचती रही, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए का है उसे उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी।
केवल इसी कारण कि वह वृद्धावस्थाएं है। रूपा ने अपने द्वार का भंडार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय प्रभात सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को भी वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर हुआ। रूपा ने काकी से कहा, काकी लो भोजन कर लो। काकी मुझे क्षमा कर दो और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह इस अपराध का दंड मुझे ना दे, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, काकी भी वैसे ही सब कुछ भुलाकर भोजन कर रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची धुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही। तो अभी हम लोग बीच में हमारे साथ दीपक ने कोई अच्छी कविता लिखी है इस पे। तो दीपक आईफोन जो है उसको ऑन कर दीजिए सर। वो कुछ कविता लिख के लाए हैं बुरी काकी पे, निराली की बहन। तो थोड़ा सा एक बार उनको सुन लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। मेरी कविता का नाम है ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए वो हाथ। ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए वो हाथ जिन्होंने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लड़खड़ाते कदमों को बढ़ना सिखाया, जब आया मुश्किल वक्त तो लड़ना सिखाया। ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए वो हाथ, जब की कोई गलती तो डांटकर ही सही समझाया, कभी खुद ना खाकर भी बच्चों को खिलाया। कहीं ये गलती तो नहीं थी उनकी, अगर नहीं तो क्यों नहीं मिलता उन्हें सम्मान। जिनके कंधों पर चढ़कर दुनिया देखी, आज वो कंधे क्यों बोझ लगने लगे। जिनके लाड प्यार से कभी सो जाते थे चैन से, फिर वो क्यों दिखते हैं आज बेचैन से। अगर आ गया है मुश्किल वक्त दोबारा तो मांग लीजिए सहारा। लगता है अगर वो बूढ़े हाथ क्या देंगे सहारा, तो ये वहम है तुम्हारा। वो बूढ़े जरूर हुए हैं पर अब भी ख्याल है तुम्हारा। फर्क बस इतना है शायद अब शर्म आती होगी मुश्किलें बताने में। कुछ नहीं रखा दोस्त खुद को बड़ा दिखाने में। जब दे सकते हैं वो हमें प्यारी सी जिंदगी, तो उनके बचपन में क्यों नहीं देते हम उनका साथ। क्यों हम अपने से दूर भेज देते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कुछ ज्यादा, उन्हें चाहिए सिर्फ तुम्हारा साथ और अपनेपन का एहसास। ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए वो हाथ, वो जो सम्मान बुजुर्गों का आज करते हैं, सफलताओं से दुनिया में आगाज करते हैं। धन्यवाद। और निराली कुछ सुनाना चाह रही थी। मेरी कविता का नाम है अंतर। मुश्किल हो गया है बुजुर्गों का सहारा पाना, क्योंकि ये है स्वार्थियों का जमाना। चंद दौलत के लिए अपनाया काकी को, उसके बाद ना पूछा 2 वक्त की रोटी को। अंधेरे के साए में छोड़ दिया काकी को, रोशनी की लौ ना दिखाई कभी उनको। बेपरवाह हुए बुजुर्गों के लिए, दोस्ती नाते निभाए समारोह में अपने लिए। हम गिरे तो संभाल लिया हाथों ने उनके बढ़कर, वो लड़खड़ाए तो संभाल ना सके हम मिलकर। बिना स्वार्थ के सब कुछ हम पर लुटाया, आज उन्हें कुछ देते हैं तो सोचकर कहीं ज्यादा तो नहीं लगा पैसा उन पर। अपना निवाला खिलाकर उन्होंने हमको पोसा और हमने तो उनका निवाला ही लेकर उनको पोसा। बड़ों ने दिया हमें रहने का आशियाना, हम लोगों ने बना दिया वृद्धा आश्रम उनका ठिकाना। कदम कदम पर साथ चले वो हमारे, हर पल साथ रहे वो हमारे। हमें भी रहना था हर पल उनके साथ, ये फर्ज भूल गए हम सारे। बच्चा बने वो हमारी खुशियों के लिए, जब उन्होंने मांगी खुशियाँ तो बड़े बन गए हम उनके लिए। अब ये दुर्व्यवहार पर करो काबू, खत्म हो जाए ये दुर्व्यवहार, ऐसा करो जादू, वरना आगे भी ऐसे ही दिन आएंगे, जैसा बोया वैसा ही पाएंगे। धन्यवाद। मैं और 2 लाइन कहना चाहूंगी। कोई रोजा रखता है, कोई उपवास रखता है, दुआ उसी की कबूल होती है जो बुजुर्गों की इज्जत करता है और उन्हें अपने पास रखता है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बॉबी भाई हैं हमारे बीच में, बॉबी शिरवाल, बड़ी अच्छी जगह में बैठे हुए हैं इस वक्त गढ़वाल में। पहले सर इस मंच में जितने भी महानुभाव हैं सबको मेरा प्रणाम।
और स्पेशली रजनी सर को, जो कि बीच में ऐसी कहानियां लाते हैं जिससे बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। और जो भी कहानी होती है, स्पेशली मुंशी प्रेमचंद की कहानी तो बिल्कुल ही उद्देश्यपूर्ण होती है और उनकी इन कहानियों में कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। आज आपके माध्यम से हमें दोबारा ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी, हमें दोबारा पुरानी चीजें याद आ गई जब हमने कभी ये पढ़ी थी छोटी क्लासों में और टीवी में भी कई बार, दूरदर्शन में देखी थी एक दो बार। तो इस कहानी का मेरे हिसाब से क्या उद्देश्य हो सकता है? मानव का प्रत्येक कर्म कोई ना कोई उद्देश्य लिए रहता है। कहानी का उद्देश्य केवल पाठक या श्रोता के मन को आनंदित करना ही नहीं होता है, अपितु जीवन से जुड़ी किसी न किसी समस्या की ओर ध्यान खींचना होता है। उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें कहानीकार ने बुद्धिराम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा की है और बूढ़ी काकी जैसे वृद्धों के प्रति मानवता का व्यवहार जगाया है। लेखक ने गंभीरता के साथ बूढ़ी काकी के साथ होने वाले जिस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को उठाया है, वह अकेली काकी के ही साथ नहीं है, अपितु समाज में ऐसे कितने ही वृद्ध हैं। बुद्धिराम जैसे लालची लोग मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर जोड़ों में उनकी संपत्ति अपने नाम लिखवा लेते हैं। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बड़ों के प्रति हमारा आदर सम्मान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी योगेश से पहले जो बालक आया था योगेश, उसने सही बात कही है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद जी। बुजुर्गों से सद्भावना रखनी चाहिए और ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी अंजलि है यहाँ पे, अंजलि ने हाथ उठाया था कुछ बोल। सर, मैंने एक कविता लिखी है। मैंने एक कविता अपने आस पड़ोस में आंटी हैं, उनका एक डायलॉग है बहुत, उस पे लिखी है बुढ़ापे की लाठी। तो सर मैं शुरू करती हूँ। अकेली थी मेरी बुढ़ापे की लाठी, फिर ला दिया मैंने उसे उसका जोड़ा। अकेली थी मेरी बुढ़ापे की लाठी, फिर ला दिया मैंने उसे उसका जोड़ा। फिर ना जाने अचानक एक दिन क्या हुआ, दोनों ने मुझको कहीं का न छोड़ा। अकेली थी मेरी बुढ़ापे की लाठी, दिखती ना थी पर लाठी में फांस थी, मुझे तो अपनी लाठी से कितनी आस थी। लगा पैसा पाई कराई पढ़ाई, लगा पैसा पाई कराई पढ़ाई, उसे मैंने बाबू बना के ही छोड़ा। अकेली थी मेरी बुढ़ापे की लाठी, फिर ला दिया मैंने उसे उसका जोड़ा। गोद में उसे उठाती, कंधे पर बिठाती, मेले तमाशे थी उसको दिखाती, खिलाती थी उसको लड्डू रबड़ी मलाई, खिलाती थी उसको लड्डू रबड़ी मलाई। अकेली थी मेरी बुढ़ापे की लाठी, फिर ला दिया मैंने उसे उसका जोड़ा। दफ्तर से आके थी उसको सुलाती, तब था वो छोटा कृष्ण कन्हाई, गिरता था चलता था उंगली पकड़कर, देती ना थी तब कोई सांस दिखाई। अकेली थी मेरी बुढ़ापे की लाठी, फिर ला दिया मैंने उसे उसका जोड़ा। हर सपने को तोड़ा, हर तिनकों को जोड़ा, मैंने उस लाठी के लिए एक घर बना के छोड़ा। उस छत में मुझे ही ना मिला एक कोना, तो क्या वापस आते लड्डू रबड़ी मलाई। अकेली थी मेरी बुढ़ापे की लाठी, फिर ला दिया मैंने उसे उसका जोड़ा। थैंक यू सर। हसीफा बोलिए बेटा। हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये स्टोरी जो है सिर्फ जस्ट नॉट जस्ट स्टोरी, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी बेस्ड फैक्ट है। अगर हम लोग अपने सोसाइटी में आज देखते हैं तो हर तीसरे या चौथे घर की यही कहानी है कि आज सुन हमारे पेरेंट्स जब बुढ़े हो जाते तो हम लोग उनपे जो है उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते, सब लोग अपनी लाइफ में एकदम जो बिजी है और बड़ों को क्या चाहिए कोई पूछता नहीं। जब हम छोटे थे तो हमारे बड़ों ने, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग अगर एक ही क्वेश्चन पूछे कि वो आसमान में क्या उड़ रहा है, तो हमारे बड़े बार बार बोलते थे बेटा देखो वो कौवा है, उसको वो 100 बार पूछते थे। लेकिन आज ये हो गया हमारी सोसाइटी में कि अगर हमसे कोई बूढ़ा पूछे कि बेटा उस रोड पे क्या जा रहा है, तो हम लोग 1-2 बार में ही सुलझा जाते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों की तरह उनसे कह देते हैं कि अरे आपको दिखता नहीं है। तो ये जो हम लोग का माइंडसेट है, इससे चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो बूढ़ी काकी इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, ये कहानी नहीं है। इससे हम लोग को ये सबक लेना चाहिए, ये शिक्षा लेना चाहिए कि बूढ़ी काकी हर घर में है, हर माँ बाप में हमें जो है इसमें है, और सबको हमें बराबर रिस्पेक्ट देना चाहिए जैसे हम लोग छोटे थे और वो हमें रिस्पेक्ट देते थे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। ये
बहुत अच्छा बोला आपने। और ये बात सच है कि बूढ़ी काकी हमें आसपास दिख जाती हैं, जैसा आप बता रही थी। तो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं शिफा दी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। एक्चुअली ये रियलिटी है हमारे समाज की कि हम जितना ही एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतने हमारे अंदर से वो कल्चरिज्म, वो सभ्यता खत्म होती जा रही है। तो मैं जैसे कि लास्ट में बूढ़ी दादी और बूढ़ी काकी के स्टोरी में होता है कि उसको बाद में रियलाइज होता है अपनी गलती का। सो मेरे पास भी एक ऐसी कविता है, मैंने लिखी है, जो मुझे अब रियलाइज होता है कि मैं उस टाइम कैसी थी और अब कैसी हो रही है। तो मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी है जिसको मैं जाहिर करना चाहती हूँ। सो सर कैन आई? इसीलिए तो है। सो कविता का नाम है अकेली राहों में दादी माँ तुम्हारे साथ। सो बीते हुए लम्हों से गुजरे हुए पलों से, बीते हुए लम्हों से गुजरे हुए पलों से दादी माँ बस तुम्हारी याद आती है। खुशियों की आहट से, आंखों की चमक से बस तुम्हारी याद आती है। दूर हो तुम, मजबूर हूँ मैं, दूर हो तुम, मजबूर हूँ मैं, बस तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी खुशबू से ही याद करती हूँ मैं तुमको हर पल, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। खुले सरसों के खेतों में, खुले सरसों के खेतों में, लहलहाते फसलों में खेला करते थे जब आंख मिचोली नीले आसमान के नीचे। वो सारे पल याद आते हैं। हाँ दादी माँ तुम अभी भी याद आती हो। तुम्हारी गोद में बैठकर, तुम्हारी गोद में बैठकर मीठे गन्ने के रस से लेकर मीठे आमों के स्वाद का चखना ही निराला था। जब जब मैं खट्टी आंबी चुपके से चुराती थी, जब जब मैं खट्टी आंबी चुपके से चुराती थी, हाँ तब तब तुम मुझे अम्मा की लाठी से बचाती थी। दिवाली पर नए कपड़ों से लेकर के, दिवाली के नए कपड़ों से लेकर के होली के रंग बिरंगी पिचकारी तुम ही मुझे दिलाती थी। हाँ दादी माँ तुम बहुत याद आती हो। हाँ वो दो चोटी बनाना मुझे आज भी बहुत याद आता है। मुझे तैयार करके स्कूल भेजना भूल नहीं पाती हूँ। हाँ दादी माँ तुम बहुत याद आती हो। पर अब तुम नहीं हो, बस तुम्हारी याद आती है। तुम नहीं हो, तुम्हारी याद आती है। हर पल मुझे तुम्हारे ना होने का दुख सताता है। अब नहीं बोलूंगी, दे दो उन पलों को मेरी जिंदगी में दोबारा। हाँ नहीं बोलूंगी, उन पलों को दे दो मेरी जिंदगी में दोबारा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जुदाई का सबक सीखना ही जरूरी था। हाँ माना मैंने गलती थी मेरी, कदर ना की थी मैंने तुम्हारी। थी मेरी जिंदगी में तुम दो पल के लिए, हाँ थी तुम मेरी जिंदगी में दो पल के लिए, जैसे बाहर आता है पतझड़ के बाद दो पल के लिए। तुम्हारा आना बस किसी बसंत से कम ना था, तुम्हारा आना किसी बसंत से कम ना था। पर सुनो दादी माँ, तुम्हारा जाना सूखे से कम ना था। अब ना बोलूंगी आने के लिए वो बसंत बनकर, अब ना बोलूंगी तुमको आने के लिए बसंत बनकर, क्योंकि तुम्हारी जुदाई का मतलब जानना जरूरी था। हाँ जाते जाते सुनते जाओ दादी माँ, आज भी रखा है तुमको संभाल कर। जाते जाते सुनती जाओ दादी माँ, आज भी रखा है तुमको संभाल कर मेरी आंसुओं में, क्योंकि ये आंसुएं ही तो हैं जो तुम्हारी याद दिलाती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत खूब और बहुत पर्सनल सी भी लग रही है कविता, तो अच्छा है, खूबसूरत। नेहा कुछ बोल रही थी। नेहा यस सर मैं यही बोलना चाहती थी, जैसे सर हमने बूढ़ी काकी स्टोरी में देखा कि उसमें रूपा को एंड में रियलाइजेशन होता है कि जो भी उसने बूढ़ी काकी के साथ किया, मतलब बूढ़ी काकी की वजह से उसे इतनी इनकम हुई, अच्छे से वो खा पी रहे थे और अपने पूरे गांव को वो उन्होंने भोजन भी करवाया, लेकिन वही बूढ़ी काकी भूखी मर रही थी। उनको एक
का वो पेट नहीं भर पाई, तो बाद में उसे रियलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम ऐसे बहुत ही कम लोगों को देख पाते हैं जिन्हें रियलाइजेशन होता है और वो वापस अपने बड़ों को अपने साथ रख लेते हैं और उनके बड़े उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे ओल्ड एज होम्स बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन लोगों को रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, वो सेंसिबिलिटी खत्म हो रही है। लेकिन प्रेमचंद की एक खासियत भी थी कि उनके कैरेक्टर बदलते थे, एक स्थिति में बदलते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बदलाव इंसान में संभव है। कोई भी कितना क्रूर इंसान हो, उसमें कहीं ना कहीं संवेदना से बदलाव आ सकता है ना। तो ये तो कहानी है, लेकिन तुम्हारा पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि हम शायद नहीं रियलाइज कर। मैं ये कह रहा था सर कि ये देख के अच्छा लगा कि जो हमारे साधु यूथ हुए हैं, जो बच्चे हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरह की भावना रखनी चाहिए, या मे भी शायद ये लाइफ में इनकी इंशाल्लाह काम आएगी। तो मेरी कुछ 2-3 सिर्फ बातें थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि जितना पढ़ा या समझा था, आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। इस कहानी को जब पढ़ा या देखा या सुना तो नजर आया कि मानवीय करुणा की भावना से जुड़ी है ये कहानी, और लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज और परिवार की कुछ समस्याओं को उठाया है, जहां बुजुर्गों को यानी वृद्धाजनों के से उनकी पहला पुस्तक है जायदाद संपत्ति ले लेते हैं, उसके बाद फिर उनका तिरस्कार करते हैं, अब बात कर अपमानित और मतलब सुनना नहीं, ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देना, यहाँ तक कि जैसे कि बूढ़ी काकी कहानी में देखा, या शायद कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी मैंने कुछ सुना था कहीं से कि भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता है। इवन सामाजिक यथार्थ के माध्यम से अब मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं और बड़ा घृणी और विभत्स रूप को चित्रित किया। मतलब इसमें भाव भी साफ दिख रहा है कि भावों को लिया है कि बड़े घृणा वाला और विभत्स रूप को दिखाया गया है। और अगर जब कहानी को पढ़ा या देखा तो ज्यादातर थोड़ा सा जहाँ ध्यान गया है, मतलब भूख और जीभ का स्वाद मनुष्य को कहाँ तक गिरा, तो जो एक पेट के लिए, स्वाद के लिए कहाँ तक मतलब इंसान जा सकता, मतलब इंसान करता है इस चीज के लिए। तो बस ये कुछ 2-3 बातें होनी चाहिए। काफी साथियों ने काफी कुछ कहा, जोड़ा, उद्देश्यों पे बात की, चरित्रों पे बात की। एक कविता है, एक बड़ा सुंदर गाना है, बांग्ला गाना है, जिसका ट्रांसलेशन सिद्धांत ने किया है। हमने उसको थोड़ा अंत ले रखा था कि थोड़ा अंत में हम लोग सुने। वो भी एक वृद्धाश्रम एक गाना है, बड़ा फेमस बांग्ला, उसका उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया। तो सिद्धांत है यहाँ, तो जरा सुनाए सर। इसमें कुछ ट्रांसलेशन है और कुछ अपने भाषा में मैंने लिखने की कोशिश करी है, तो इसका पूरा मिला जुला। माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही उनके जान होते हैं, बड़े होंगे तो छोड़ जाएंगे। ये जानकर भी अपनी नन्ही जान की जान अपनी जान में छुपाए रखते हैं। गर्व है बेटा मेरा बहुत बड़ा अफसर है, घर है उसके पास एक बड़ा बहुत, एक कुत्ते को भी उसने पाला है, उसके लिए भी जगह है उसके घर में, पर मेरा कोई ठिकाना नहीं उस घर में। वृद्ध आश्रम ही अब मेरा घर है। जैसे शीशा खिड़कियों में लग जाता है बड़े घरों में, उसी तरह मैं भी हूं उस घर में, बस देखने भर के लिए। मेरा कोई ठिकाना नहीं है उस घर में, वृद्ध आश्रम ही अब मेरा घर है। समय खुद को फिर दोहराएगा, जहां मेरा बेटा मुझे छोड़ गया था वहां वो खुद को खड़ा पाएगा। चाहती मैं 100 साल जीऊं, क्योंकि यहाँ जब वो आएगा अपनी माँ को अपने पास पाएगा, मेरी गोदी में चैन से सर रखकर सोएगा। इसी बहाने उसके साथ मैं भी कुछ पल रह पाऊंगी, एक बार फिर मैं उसका बचपन जी जाऊंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। आज तो बहुत ही मजा आया ये आपका प्रस्तुति देखकर और इसके बारे में छोटे छोटे बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनकर। एक बहुत मशहूर प्ले राइट है, नाटककार है शेक्सपियर, जिनके बारे में आप में से बहुत कुछ पता होगा। उन्होंने एक नाटक लिखा है किंग लियर,
जो ऐसे ही एक बूढ़े बाप के बारे में है जिनकी 3 बेटियां होती हैं और वो उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है या देखा है तो उसको जरूर देखिए, पढ़िएगा। उसके ऊपर उसके बाद अकीरा कुरोसावा जो जापान के एक बहुत ही मशहूर निर्देशक है, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी विराट नाम से, वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। और मुझे इससे याद आया क्योंकि मेरे एक थिएटर के दोस्त है रजत कपूर नाम से, उन्होंने एक शो बनाया है नथिंग लाइक लियर, जो बेसिकली भारत में पिता जो अपने बच्चों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है उसके ऊपर है। तो ये पूरा डिस्कशन सुन के मुझे उसकी बड़ी याद आई। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों जिसे बहुत अलग अलग दिशाओं में ले गए, जैसे कि ज़बान का स्वाद हमारे साथ क्या कर देता है और इस तरह की इंटरेस्टिंग टेरेन पे ले गए डिस्कशन को। तो थैंक यू।